जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे संसदीय समितियों की संख्या बहुत है, लेकिन जो प्रमुख है उसी के बारे में चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके देखें और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको पसंद आ रहा है। और एक बात और है कि मैं जितना भी आज पढ़ाऊंगा तो इसमें लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए ठीक है, इस जवाब के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। आइए देखते हैं पहला, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बारे में देखते हैं कि जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में ऐसी पहली समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति की जो गठन हुआ था किसके सिफारिश पर हुआ था? तो जॉन मथाई। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जॉन मथाई 1947 के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। याद आ गया होगा आप लोगों को, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। अब देखिए 1950 में ऐसा समिति का गठन किया गया था, तो उसमें कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 25 थी और वे केवल लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, केवल लोकसभा के। उसके बाद है कि 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। 1956 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 30 कर दी गई और आज तक इसकी सदस्य संख्या 30 ही है। ठीक है, और 30 सदस्य संख्या जो है वे सभी लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अच्छा जी, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति का भी चुनाव एकल मत संक्रमणीय पद्धति के आधार पर ही होता है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रहा होगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति वह पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति वरीयता क्रम में वोटिंग करता है। अब जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कि 4 व्यक्तियों में से चुनना हो हमको, तो हम प्रत्येक को वोटिंग करेंगे। तो उसमें इच्छा के अनुसार कि 1 नंबर पर किसी व्यक्ति को हम वोट दिए, फिर 2 नंबर पर इच्छा के अनुसार चुनेंगे, फिर 3 नंबर पर अपनी पसंद के अनुसार चुनेंगे, फिर चौथा नंबर को भी अपने क्रम के अनुसार वोट देंगे। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक व्यक्ति सारे व्यक्तियों को वोटिंग करता है, लेकिन उसका क्या होता है, रैंकिंग के आधार पर होता है। ठीक है, अलग अलग रैंक के आधार पर उसका वोटिंग जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है जी? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य की कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। इस बात को समझेंगे कि समिति का अध्यक्ष
का जो चुनाव होता है तो उसी सदस्य में से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेता है। ठीक है। यदि मान लेते हैं कि जितने भी सदस्य का चुनाव हुआ है उसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी चुन लिया गया है, तो स्वतः ही लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है। ये अगला पॉइंट देखते हैं कि समिति का मुख्य कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और सरकारी व्यय में कैसे कमी की जाए सुझाना है। देखिए इसका मुख्य काम क्या है प्राक्कलन समिति का, तो सरकारी जो बजट है वो बजट का जो अनुमान लगाया गया है उसका जांच करना तथा सरकारी व्यय में, सरकारी खर्च में कैसे कमी की जाए इसके बारे में सुझाव देना है। ठीक है। तो यही सारे इनके काम हैं। अब देखिए इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो हमेशा पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है कि यही पूछ दिया जाता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं, तो फिर लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ये 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव के रूप में तो आपको सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेंस का क्वेश्चन लिखा जाएगा तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अत्यधिक जानकारियां होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से तो बातें लिखी हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसको अंग्रेजी में पैक बोलते हैं, PAC, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है। तो लोक लेखा समिति को लघु संसद के रूप में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि किस समिति को लघु संसद कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। अब देखिए इस समिति की गठन 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया, तो 1921 में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया जी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ठीक है। अब इसे प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन किसे कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है जी, तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए जी, वर्तमान में लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं, तो 22 हैं। कितने हैं, 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। तो इसका संख्या याद रखेंगे, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। इसके सदस्यों का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो इसके सदस्य के भी चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, आप लोगों को पहले ही समझाया जा चुका है। ठीक है। फिर देखिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 1 वर्ष होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें समानता क्या हो रहा है जी, तो इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष और लोक लेखा समिति का भी 1 वर्ष। चुनाव का तरीका दोनों का सेम है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति। ठीक है। उसके बाद है कि इस समिति का अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच से ही लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा जी, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष का चुनाव कर लेता है। और इसमें भी तो बात सेम ही है, इसमें भी लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनाव करता है। तो इसमें 3 बातें सेम है। पहला बात कि दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष, चुनाव पद्धति
समान एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। उसके बाद इसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है तो दोनों में लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। लिखा हुआ है कि 1966-67 तक इस समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था। यानी 1966-67 तक जिस केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती थी उसी पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन 1967 में विपक्ष दल से मतलब इसके अध्यक्ष का चुनाव होने लगा। विपक्ष दल से इसके अध्यक्ष का चुनाव होने लगा और पहले विपक्षी अध्यक्ष का नाम मीनू मसानी है। क्या है? मीनू मसानी। तो 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है और पहल मीनू मसानी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला पॉइंट है कि इस समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए कुछ कार्य है जो निम्नलिखित है। देखिए मेंस के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी माने कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और हिंदी में इसको कहेंगे महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। तो कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य काम है। उसके बाद भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना है। ठीक है। और तीसरा काम इसका है कि संसद द्वारा प्रदान राशि के अतिरिक्त धनराशि का व्यय किया गया हो तो समिति उस स्थिति की जांच कर सकती है। यानी संसद द्वारा जो राशि प्रदान की गई है उसके अतिरिक्त अगर खर्च किया गया है तो बिल्कुल उस स्थिति की जांच समिति करेगी। अब देखिए, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। यानी कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ अनियमितता है, कहाँ घोटाला है, इन सारी स्थितियों की जांच ये समिति करती है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस समिति का महत्व कितना है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं। देखिए इसमें बहुत बार जो पूछा गया है क्वेश्चन उसी को हम बोल रहे हैं कि प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। फिर देखिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसके बाद लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 1 वर्ष। उसके बाद कब से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को विपक्षी दल से चुना जाता है? तो 1967 से। ठीक है, और ये सभी काम है, इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में जितना बोले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए देखते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति। अब देखिए यह समिति कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनाई गई थी। अब देखिए क्वेश्चन यही होगा कि सरकारी उपक्रम की समिति जो है किस समिति के आधार पर बनाई गई थी? तो कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनाई गई थी। 1974 में इनकी संख्या 22 कर दी गई। ठीक, हालांकि ये जान लीजिएगा कि पहले इनकी संख्या 15 थी मूल रूप से, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। लेकिन 1974 में इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कर दी गई। ठीक है। अब देखिए
इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका भी चुनाव होता है। लोक लेखा समिति में भी यही मत पद्धति है और प्राक्कलन समिति में भी यही मत पद्धति है। तीनों में चुनाव करने का तरीका सेम है। अब यहां लिखा हुआ है कि सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है जी? तो 1 वर्ष का होता है। इसका सभापति केवल लोकसभा के सदस्य ही बन सकता है, जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखिए इसमें कंडीशन यह है कि लोकसभा के सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनेगा, लेकिन इसका फिर चुनाव कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अब इस समिति के कुछ कार्य हैं, देख लीजिए। सरकार, हालांकि इसको देखिएगा तो मेंस के लिहाज से ही ये सब आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या करना है कि पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करनी है। ठीक है। तो सारे मैटर को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस समिति के कार्य: सरकारी उपक्रमों के लेखा एवं रिपोर्ट का परीक्षण करना। बी, सरकारी उपक्रमों पर कैग सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण करना। सरकारी उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि कैग का फुल फॉर्म याद हो गया होगा। क्या? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से संबंधित अन्य कार्य जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपा जाए। ठीक है। तो उसकी भी जांच इनको करना है। अब देखिए इसके बारे में जान लीजिएगा कि कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए लिख दिए हैं। देखिए कार्य मंत्रणा समिति, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अच्छा, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। अब देखिए नियम समिति के बारे में। इसमें भी लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। यानी नियम समिति में भी लोकसभा को अध्यक्ष को मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के नियम समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 16 सदस्य। यानी लोकसभा, इसको ऐसे समझेंगे कि लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो इसी के तहत ये हमारा जो आज का चैप्टर था संसदीय समितियां वो समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि आप लोगों से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न मेरा है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किस समिति को बोला जाता है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आज का रहा ये 3 प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका नंबर वाइज लिख देंगे कि 1 का आंसर ये, 2 का आंसर फलाना, तीसरा का आंसर चिलान। जो भी आंसर आएगा आप लोग लिखेंगे और बिल्कुल ही मैं प्रत्येक व्यक्तियों का आंसर का इंतजार करूंगा। और अगर सही जवाब होगा तो बिल्कुल मेरे ओर से लाइक मिलेगा आपको। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के तहत आज की क्लास यही संपन्न होती है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।